हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेस सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विजन आईएएस मंथली मैगजीन को आधार बनाया गया है और विजन आईएएस मंथली मैगजीन के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सब सेक्शन होता है उसमें से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जून 2025 से लेकर अभी तक की जो मंथली मैगजीन विजन आईएएस के अवेलेबल है उसको आधार बनाते हुए इस नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर हर महीने प्रत्युत्तर दर पर मंथली मैगजीन को के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाता है और उसके अंतर्गत जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन जो रहता है वह ऑलरेडी पीडी में समाहित रहता है, पीडी नोट्स के अंतर्गत। तो वैसे टॉपिक जो पीडी नोट्स में डिस्कस कर दिया गया होगा वो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन वैसे टॉपिक जो वहाँ पर छूट गए होंगे या फिर जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है जून 2025 से लेकर अभी तक के कंटेंट को। ठीक है, तो आप लोग इसे गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करेंट अफेयर्स। तो आइए हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्सोम 4 मिशन। इससे आप लोग परिचित होंगे। एक्सोम 4 मिशन आईएसएस के लिए लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। आईएसएस का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके जरिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस पर भेजा गया था। इसमें भारत के शुभांशु शुक्ला शामिल थे। इसके अलावा यूएसए के पैगी विस्टन, पोलैंड के स्लावेज उजनान्स्की और हंगरी के टिबोर कापू। ठीक है, ये 4 अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर एक्सोम 4 मिशन के जरिए प्रक्षेपित किए गए थे। इनको अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। किस रॉकेट के जरिए इस मिशन का प्रक्षेपण किया गया? तो फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इस मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। तो आईएसएस के लिए नासा का चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है एक्सोम 4 मिशन। फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इस मिशन को प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पर भेजे गए थे। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शुभांशु शुक्ला जो हैं वो आईएसएस पर जाने वाले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को ही क्यों भेजा गया भारत की तरफ से? क्योंकि जो भारत की तरफ से गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा तो गगनयान मिशन में भी 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ठीक है, और उसमें से एक शुभांशु शुक्ला शामिल हैं, इसलिए शुभांशु शुक्ला का यहाँ पर आईएसएस के जरिए चयन किया गया था और उनको आईएसएस पर भेजा गया था। ठीक है, तो आईएसएस पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, यह 14 दिवसीय मिशन था और 15 जुलाई 2025 ईस्वी को एक्सोम 4 मिशन की पृथ्वी पर वापसी हुई थी। अब सवाल है आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतर्गत बेसिकली 5 देशों या संघों की स्पेस एजेंसी इसमें शामिल है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी इसमें शामिल है, नासा। यूएसए यूरोपीय यूनियन की स्पेस एजेंसी शामिल है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, सीएसए कनाडा की स्पेस एजेंसी और रोसकॉसमॉस रसिया की स्पेस एजेंसी। इन 5 देशों के द्वारा मिलकर, इन 5 देशों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की नींव रखी थी 1998 ईस्वी में और यह 2030 ईस्वी तक कार्यरत करेगा। यानी कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जापान, कनाडा और रूस, इन 5 देशों का एक सम्मिलित कार्यक्रम है आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। 1998 ईस्वी में इसे प्रक्षेपित किया गया था और 2030 ईस्वी तक यह कार्यरत रहेगा। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा भी 2035 ईस्वी तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस टारगेट को आप लोग याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक प्रक्षेपित किया जाएगा? 2035 ईस्वी तक। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। शुभांशु शुक्ला जो एक्सोम 4 मिशन के अंतर्गत शामिल हैं, शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के लिए चुने जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। ठीक है, गगनयान मिशन क्या है? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष
उड़ान मिशन है गगनयान मिशन। इसे GSLV मार्क M के 3 के जरिए इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान मिशन के तहत 3 दिन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजा जाएगा और उनकी सुरक्षित वापस लैंडिंग कराई जाएगी। ठीक है, 3 दिन के लिए, ठीक है, 3 दिन के लिए इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे और 400 किलोमीटर दूर लोअर अर्थ ऑर्बिट में इन्हें प्रक्षेपित किया जाएगा और फिर उनकी वापसी पृथ्वी पर सकुशल वापसी की जाएगी। तो यह है भारत का गगनयान मिशन, जिसमें शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें शामिल होंगे। तो पहला हो गया EXIM-4 मिशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर आते हैं, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इस इंडेक्स के अंतर्गत 25 देशों को शामिल किया जाता है। 25 देशों के अंतर्गत जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित डेवलपमेंट होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको मापने से संबंधित या क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें 25 देश शामिल हैं, 5 इंडिकेटर हैं, 5 प्रौद्योगिकी क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। कौन कौन से 5 क्षेत्र शामिल हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर। ये 5 क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं और इन 5 क्षेत्रों में 25 देशों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। कौन कौन से 5 क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर। ये 5 क्षेत्र में 25 देशों के प्रौद्योगिकीय प्रदर्शन का मापन करने से संबंधित क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के द्वारा प्रकाशित की जाती है। टॉप 3 अगर इसमें देखा जाए कि इस इंडेक्स में कौन से देशों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तो नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे चाइना और नंबर 3 पर यूरोप शामिल है। भारत इसमें 10वें स्थान पर है और भारत का स्कोर 15.2 है। ठीक है, इस इंडेक्स में 6 मापदंड हैं: भू राजनीतिक महत्व, प्रणालीगत प्रभाव, GDP में योगदान, परिपक्व होने में लगने वाला समय, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम और दोहरे उपयोग की क्षमता। या 6 मापदंड है, लेकिन यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5 प्रौद्योगिकी क्षेत्र इसमें शामिल हैं, 25 देश इसमें शामिल हैं। टॉप 3 में USA, चाइना और यूरोप है और भारत इसमें 10वें स्थान पर काबिज है और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के द्वारा जारी की जाती है। इतना फैक्ट्स इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग कर कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ICAR के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। ठीक है, जीन एडिटेड भेड़ क्या होता है? जीन एडिटिंग तो किसी भी जीव के DNA में संशोधन करना या उसकी आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन करना जीन एडिटिंग के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ICAR के साथ मिलकर भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ को तैयार की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। CRISPR-Cas9 तकनीक, इसको 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए लेनाकैपाविर नामक नई दवा को मंजूरी दी है। ठीक है, लेनाकैपाविर नामक नई दवा, यह बेसिकली HIV की रोकथाम के लिए यह US एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल दवा है लेनाकैपाविर दवा। ठीक है, अगर HIV से संबंधित देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा 2030 ईस्वी तक HIV समाप्ति यानी कि एड्स उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक टारगेट है? 2030 ईस्वी तक क्या टारगेट रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25 लाख से ज़्यादा HIV संक्रमित लोग हैं। ठीक है, तो लेनाकैपाविर किस चीज़ से संबंधित है? HIV से संबंधित एंटी रेट्रोवायरल दवा है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है @ISPC सेंटर। आप लोग अगर नए होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ISPC सेंटर को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। देखिए, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है वह नीति आयोग के द्वारा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ मिलकर जारी की गई है। यह पहली बार जारी की गई है, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स है। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स
नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ मिलकर इन दोनों ने यह इंडेक्स को जारी किया है। इसमें पहले स्थान पर 77 अंक के साथ दिल्ली और दूसरे स्थान पर 68 अंक के साथ महाराष्ट्र इस इंडेक्स में शामिल है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका आया है? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स में पहला स्थान पे है दिल्ली और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक सभी वाहनों की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लक्ष्य हासिल करने में राज्यों की प्रगति का आकलन करना। और एक और महत्वपूर्ण स्कीम है जिसे आप लोग याद रखेंगे, 30 इसे ही नाम दिया गया है, 30 इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। 30 का मतलब हो गया 2030 ईस्वी तक जितनी कुल वाहन की बिक्री होगी उसमें 30% वाहन की बिक्री इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है 30 2030 तक सभी वाहनों की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का लक्ष्य हासिल करना। तो पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इस दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है और पहली बार ऐसा इंडेक्स जारी किया गया है, तो यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला पॉइंट है, इफ्को ने ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र को स्थापित किया है। इफ्को के द्वारा किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला पॉइंट है ऑपरेशन द्रोणागिरी। ठीक है, ऑपरेशन द्रोणागिरी यह क्या है? तो भू स्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना है ऑपरेशन द्रोणागिरी। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भूस्थानिक टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करना और इससे संबंधित है ऑपरेशन द्रोणागिरी। तो आप लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है चर्चा में रहा ऑपरेशन द्रोणागिरी का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इसका क्या उद्देश्य है? तो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भूस्थानिक तकनीक का हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इससे संबंधित ऑपरेशन द्रोणागिरी। अगला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में चाइना ने थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण को पहली बार सफलतापूर्वक हासिल किया है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है चाइना। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण को पहली बार चाइना ने सफलतापूर्वक इस तकनीक को प्राप्त किया है और इसके लिए शीतलक के रूप में माल्टन साल्ट का प्रयोग किया गया। माल्टन साल्ट का मतलब होता है माल्ट, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, तो पिघले हुए नमक का प्रयोग किया गया इसमें शीतलक के रूप में। और चाइना जो है थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण को पहली बार सफलतापूर्वक हासिल किया है। यह दुनिया का एकमात्र माल्टन साल्ट रिएक्टर है जिसे चाइना के द्वारा इस तकनीक को प्राप्त किया गया है। ठीक है, और इसमें थोरियम का प्रयोग किया जाता है। अगर थोरियम को देखा जाए तो भारत में थोरियम की जो मात्रा है, विश्व में सबसे अधिक थोरियम जो है वह भारत में ही देखने को मिलता है। आप केरला में चले जाएं और उड़ीसा में चले जाएं, आंध्र प्रदेश में चले जाएं, इन सारे राज्यों में थोरियम काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है और केरल और उड़ीसा में तो विश्व का लगभग 8 से 10% थोरियम यहीं पर उपलब्ध है और भारत विश्व में सबसे अधिक, भारत के पास थोरियम भंडार है। तो आप लोग याद रखेंगे कि चाइना जो है थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन को रूपांतरण करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अब आइए 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ जो काफ़ी न्यूज में रहा है वह है गौरव। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा गौरव क्या है? तो अब गौरव का मतलब, गौरव यह लॉन्ग रेंज एक प्रकार का ग्लाइड बम है। गौरव DRDO ने हाल ही में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का परीक्षण किया है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। गौरव। भार्गवास्त्र क्या है? तो एंटी ड्रोन सिस्टम है भार्गवास्त्र। रुद्रास्त्र क्या है? हाइब्रिड मानव रहित हवाई वाहन UAV है रुद्रास्त्र। अब हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा 72वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण पेड ग्रुप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है तेजस 2.0 करेंट अफेयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर प्रत्येक महीने की 72वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए एक सफिशिएंट करेंट का मटेरियल जो है आपको इस ग्रुप में अवेलेबल कराया जा रहा है। जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स संपन्न होने तक प्रत्येक महीने की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन की शॉर्ट नोट्स, परीक्षा मंथन त्रैमासिक पत्रिका है उसका शॉर्ट नोट्स, प्रत्येक महीने की बिहार मंथली करेंट अफेयर जनवरी 25 से लेकर 72वीं BPSC प्रीलिम्स संपन्न होने तक यानी लगभग 1.5 साल का करेंट अफेयर, बिहार करेंट अफेयर भी,
हर 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। भारत बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, भारत और बिहार दोनों का आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इसके अलावा न्यूज़पेपर का नोट्स, इसके अलावा बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है, बिहार के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी का नोट्स इस ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका चार्ज रखा गया 399। और अभी जो पीडीएफ आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है विजन आइस मैगजीन का, जिसमें साइंस एंड टेक पिछले 1 साल का कवर किया गया है, ये सभी जो पीडीएफ हैं वो हमारे इसी तेजस करेंट अफेयर पेड ग्रुप में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस ग्रुप की वैलिडिटी 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक के लिए है और 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का एक कंपाइल पैकेज जो है, इसमें विभिन्न न्यूज़पेपर ऐड हैं, इसमें बिहार करंट अफेयर, प्रतियोगिता दर्पण, पीआईबी, परीक्षा मंथन, ये सारे करंट अफेयर यहीं पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण करंट हो गए, जैसे अभी मैं विजन है इसका कंपाइलेशन डिस्कस कर रहा हूँ तो इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या अन्य कुछ चीज़ें जो डिस्कस की जाएगी उसका भी पीडीएफ इसी पेड ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। अब सवाल है कि आप लोग इस पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें। तो पेड ग्रुप से जुड़ने का चार्ज है 399, वन टाइम पेमेंट है। और इसमें जुड़ने के लिए आप लोग 2 नंबर अवेलेबल है, 8375934036 या 9870564701। 2 में से किसी भी नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या दोनों नंबर गूगल पे, फ़ोन पे हर जगह अवेलेबल है। 2 में से किसी भी नंबर पे आप लोग गूगल पे या फ़ोन पे 399 का पेमेंट करके भेज दें, और दोनों नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, उसके बाद फिर आपको पेड ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पे पेड ग्रुप बना हुआ है, उस पेड ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक के जो जितने मटेरियल है प्रीवियस 12-15 महीनों का, वो सारे करंट अफेयर का आपको मटेरियल मिल जाएगा, और आगे का मटेरियल आपको इसी ग्रुप में नियमित अंतराल पे मिलता रहेगा। जैसे जैसे मंथ कवर होंगे आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स दिया गया है 8375934036 प्रशांत कुमार के नाम से आप जब गूगल पे या फ़ोन पे आएगा, और 9870564701 प्रणय कुमार के नाम से। पेमेंट करने के बाद किसी भी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको पेड ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और तत्पश्चात आप ज्वाइन करके ग्रुप से मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारे तेजस करंट अफेयर बैच के बारे में जानकारी। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और उसमें है तियानवेन-2। ठीक है, तियानवेन-2 सैटेलाइट। चाइना ने मंगल ग्रह के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह से सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए तियानवेन-2 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया। ठीक है, लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए तियानवेन-2 को प्रक्षेपित किया गया। इसके पूर्व में 2021 ईस्वी में तियानवेन-1 को प्रक्षेपित किया गया था, और तियानवेन-1 को मंगल ग्रह की सैटेलाइट पर वहां पर उतारा गया था। ठीक है, और अभी 2025 ईस्वी में चाइना के द्वारा तियानवेन-2 को प्रक्षेपित किया गया है, और अगला 2028 ईस्वी में तियानवेन-3 को प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसके जरिए मंगल ग्रह से सैंपल एकत्र किया जाएगा और उसे पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। तो यह हो गया चाइना का। बेसिकली आप लोग यह याद रखेंगे, इतना नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली यह पूछा जाएगा कि हाल ही में तियानवेन सैटेलाइट को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो चाइना के द्वारा। किस रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया, तो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया। अगला है ध्रुव पोर्टल। ध्रुव काफ़ी महत्वपूर्ण है, DHRUVA, ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। यूनिक वर्चुअल एड्रेस, जैसे ही एड्रेस आया तो दिमाग में आना चाहिए कि डाक विभाग की स्कीम हो सकती है। तो ध्रुव, सबसे पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म को याद रखेंगे, वहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ध्रुव का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डाक विभाग के द्वारा जारी किया गया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसे भारत के प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट डिजिटल एड्रेस प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है ध्रुव पोर्टल को। अगला है 3x35 पहल। ठीक है, 3x35 पहल WHO के द्वारा प्रारंभ की गई पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य है 35 यानी कि 2035 ईस्वी तक स्वास्थ्य कर के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमत में 50% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस पे यानी कि स्वास्थ्य कर के जरिए तंबाकू, शराब और शर्करायुक्त जो पेय पदार्थ होंगे उस पर स्वास्थ्य कर लगाया जाएगा और कीमत 50% की वृद्धि की जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगले 1 दशक में, यानी कि 2025 में यह लॉन्च किया गया, तो अगले 1 दशक यानी कि 2035 ईस्वी तक हमें वैश्विक स्तर पर $1 ट्रिलियन का अतिरिक्त राजस्व को संग्रह कर लेना है। तो 3x35 पहल का मतलब हो गया
2035 ईस्वी तक। और 3 का मतलब हो गया 3 महत्वपूर्ण पदार्थ इसमें शामिल हैं, तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थ इसके अंतर्गत शामिल है। 50% की स्वास्थ्य कर वृद्धि और अगले 1 दशक में $1 ट्रिलियन का अतिरिक्त राजस्व संग्रह करना WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया। यही महत्वपूर्ण फैक्ट इसे याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, इसे न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक CSIR या इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में राष्ट्रीय बायो बैंक की शुरुआत की गई है। फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की विविध आबादी का स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार करके बीमारियों के सटीक, त्वरित और व्यक्तिगत इलाज को संभव बनाना फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का मुख्य उद्देश्य है। इसके जरिए 10,000 लोगों का डेटा को एकत्र किया जाएगा। ठीक है, यह बेसिकली भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक है, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहाँ पर स्थापित किया गया है? न्यू दिल्ली में। तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक है जो फेनोम इंडिया परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे 2023 ईस्वी में CSIR के द्वारा प्रारंभ किया गया है नई दिल्ली में। अब आइए निसार सैटेलाइट। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, पूरा नाम है निसार का। तो निसार सैटेलाइट नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पूरा नाम हो गया। इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया? तो GSLV F-16 के जरिए निसार सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है। निसार इसमें नासा और इसरो दोनों स्पेस एजेंसियां शामिल हैं और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि एल बैंड और एस बैंड दोनों इसमें यूज किया गया है। और एल बैंड जो है नासा का प्रयोग किया गया है और एस बैंड जो है इसरो का प्रयोग किया गया है। यह एक ग्लोबल माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है। इस मिशन के जरिए पहली बार किसी सैटेलाइट को SSO में सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करने के लिए GSLV का प्रयोग किया गया है। इससे क्या फ़ायदा है निसार सैटेलाइट से? तो इसे पृथ्वी की सतह, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं पर बारीक से नज़र रखने के लिए निसार सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे निसार सैटेलाइट भारत और अमेरिका यानी कि नासा और इसरो दोनों की एक संयुक्त पहल है निसार सैटेलाइट, जिसे GSLV F-16 के जरिए श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। अगला आइए श्रेष्ठ पहल। श्रेष्ठ का भी पूरा नाम हमको याद रखना जरूरी है। कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण पोर्टल, ऐप, पहल जारी किया गया तो उसको पूरा नाम आप लोग याद रखें। जैसे अभी हमने ऊपर ध्रुव पहल को याद किया जो डाक विभाग का था। अब है श्रेष्ठ पहल, या आयुष मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स, श्रेष्ठ पहल। ठीक है, एक प्रकार का इंडेक्स है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सेलेंस इंडेक्स। इसके जरिए क्या होगा? तो देश की, राज्य की जो औषधि नियामक प्रणाली है उसकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करने पर फोकस किया गया है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। श्रेष्ठ पहल, ठीक है, हमने अभी आयुष मंत्रालय शायद बता दिया था जो गलत है। श्रेष्ठ पहल जो है वह स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है। श्रेष्ठ पहल के अंतर्गत 5 प्रकार के विषय को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें मानव संसाधन, अवसंरचना, जवाबदेही, निगरानी गतिविधि, लाइसेंसिंग गतिविधियां आदि इसमें शामिल हैं। इस इंडेक्स को अगर आप देखेंगे श्रेष्ठ पहल को, तो इसमें आप देखेंगे कि विनिर्माण राज्यों के लिए 27 सूचकांक इस इंडेक्स को जारी करने में यूज किया जाता है और जो वितरण राज्य हैं जहां वितरण किया जाता है उसमें 23 सूचकांक इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं इंडेक्स के दौरान। तो इसे आप लोग याद रखेंगे श्रेष्ठ पहल को। अगला है फास्टैग वार्षिक पास। फास्टैग वार्षिक पास या एक प्रकार के सड़क परिवहन, और आप सभी परिचित हैं फास्टैग वार्षिक पास से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इसके जरिए क्या है कि फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने के बजाय एक बार में आप भुगतान कर सकते हैं। 3,000 रुपये का शुल्क 1 साल या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए आप 3,000 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं। तो फास्टैग वार्षिक पास सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। फास्टैग क्या है? तो एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। फास्टैग हमेशा चर्चा में रहा है फास्टैग, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक है, यह किसके द्वारा प्रबंधित की जाती है? यह और महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, इन दोनों के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रबंधन जो है, चूंकि इसमें ऑनलाइन पेमेंट होता है तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है इसका निगरानी करता है, और प्लस में NHAI, ठीक है, ये दोनों मिलकर इसका प्रबंधन करते हैं फास्टैग का, और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करता है फास्टैग डिवाइस। अगला है जनरल पर्पज AI कोड ऑफ प्रैक्टिस। या बेसिकली यूरोपीय यूनियन का एक प्रकार AI को लेकर एक संहिता है। AI को किस प्रकार से क्रियान्वित की जाए उसको लेकर कोड है, संहिता है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? जनरल पर्पज AI कोड ऑफ प्रैक्टिस। इस पर क्या है कि यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत AI को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, इससे संबंधित सारे विचार उसमें से लिखे हुए हैं। और जो भी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मूर्त रूप देना चाहते हैं यूरोपीय यूनियन के विभिन्न देशों के अंतर्गत, उसको इसे फॉलो करना होता है। और अभी तक 26 ऐसे टेक्नोलॉजीज कंपनी हैं जो इस पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो बेसिकली EU के AI अधिनियम के तहत इसे डिजाइन किया गया है। आप लोग याद रखेंगे, जनरल पर्पज AI कोड ऑफ प्रैक्टिस किससे संबंधित है? यूरोपीय यूनियन में AI के इम्प्लीमेंटेशन और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इसरो का सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल 2035 तक तैयार हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है। LMLV लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, यह 2035 ईस्वी तक बनकर तैयार हो जाएगा। बेसिकली NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का उन्नत संस्करण है LMLV। भारत में कई प्रकार के रॉकेट को आप देखेंगे कि पहले SSLV था, SSLV के बाद आपका ASLV आया, फिर आपका PSLV आया, इसके बाद GSLV का विकास हुआ, और अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का विकास हुआ, और फिर एक सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉडल लॉन्च व्हीकल का को तैयार किया जा रहा है। तो ये सारे भारत के प्रक्षेपण यान हैं। ठीक है, तो इसरो के द्वारा 2035 तक सबसे लेटेस्ट और सबसे भारी जो रॉकेट है लूनर मॉडल लॉन्च व्हीकल, इसे तैयार किया जा रहा है। इसका उपयोग चंद्र मिशन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 2040 ईस्वी तक भारत का पहला मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसमें LMLV के अंतर्गत यह 3 चरणों वाला यान है। इसमें पहले 2 चरण में द्रव प्रणोदक का प्रयोग किया जाएगा और अंतिम में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अन्य प्रक्षेपण यान अभी हमने संक्षिप्त में बताया था, लेकिन यहाँ पे डिटेल है। SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह भी 3 चरणों वाला है, लेकिन ये 3 चरण जो है, तीनों चरण इसमें ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया जाएगा। अभी हमने ऊपर क्या बताया लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल में कि 3 चरण होंगे, लेकिन ये 3 चरणों वाला होगा, लेकिन इन 3 चरणों में 2 चरण जो होंगे वह द्रव प्रणोदक लिक्विड उसमें प्रयोग किया जाएगा, और लास्ट में एक में आपका क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन SSLV देखेंगे शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह 3 चरणों वाला होगा, लेकिन इसमें तीनों का तीनों चरण ठोस प्रणोदक इसमें प्रयोग किया जाएगा। अगला है LVM-3, यह भी 3 चरणों वाला एक प्रक्षेपण यान है। PSLV यह द्रव चरणों वाला तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। और डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगला है GSLV चौथी पीढ़ी का 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसका उपयोग मुख्य रूप से संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने निसार में बताया, GSLV F-16 का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब आइए होप एनालॉग मिशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है होप एनालॉग मिशन। होप का पूरा नाम सबसे पहले देखते हैं, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, होप का पूरा नाम है होप एनालॉग मिशन। यह इसरो का मिशन है जिसे लद्दाख में स्थापित किया गया। यह क्यों लॉन्च किया गया? तो अंतरिक्ष की जो परिस्थितियां हैं उसको पृथ्वी पर क्रिएट करके अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले विभिन्न मिशन के बारे में पहले से विचार विमर्श रिसर्च करने को लेकर होप एनालॉग मिशन को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, इसका तसोकर वैली लद्दाख में। इसका उद्देश्य क्या है?
तो पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियों को निर्मित करना ताकि अनुसंधान कार्य किया जा सके। ठीक है, अंतरिक्ष जैसे परिवेश में मानव के अस्तित्व, स्वास्थ्य इत्यादि का परीक्षण, यानी कि लद्दाख की इस प्रकार से भौगोलिक बनावट है कि अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों को वहां पर क्रिएट किया जा सकता है और इसीलिए लद्दाख को इसके होप मिशन के लिए चयन किया गया। तो इसके जरिए क्या होगा कि अगर हम अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों को क्रिएट करके पृथ्वी पर ही अनुसंधान पर फोकस करेंगे तो जो अंतरिक्ष यात्री यहाँ से पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं तो उनका हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, किस प्रकार से रिसर्च करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन सब के बारे में हम पहले से अवगत होंगे और फिर बेहतर गुणवत्ता के साथ हम सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे। इसीलिए इसरो के द्वारा होप एनालॉग मिशन को प्रक्षेपित लॉन्च किया गया। कहाँ पर? तो सोकर वैली, लद्दाख के अंतर्गत। देखिए लद्दाख को ही क्यों चयन किया गया, तो यहाँ पर बताया गया है कि लद्दाख को इसीलिए चयन किया गया है क्योंकि यहाँ पर मंगल जैसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती है। काफ़ी हाई अल्ट्रावायलेट रेज, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, अत्यधिक ठंड आदि की स्थिति देखने को मिलती है, इसीलिए लद्दाख का इसके लिए चयन किया गया है। तो भारत का होप एनालॉग मिशन है अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों का यहाँ पे डेवलप करना और उसमें रिसर्च गतिविधि को बढ़ावा देना। भारत के होप एनालॉग मिशन की भांति विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा इस तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं, जिनमें रसिया का BIOS-3 मिशन है, कनाडा का फ्लैशलाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन है, USA का मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन है। तो ये सभी भी भारत की होप एनालॉग मिशन के भांति इन सभी देशों में भी मिशन को चलाया जा रहा है। अगला है भारत का पहला वाणिज्यिक भूप्रेक्षण सैटेलाइट कंसल्टेशन। ठीक है, बेंगलुरु स्थित पिक्सल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्डियम के द्वारा भारत का पहला वाणिज्यिक भूप्रेक्षण सैटेलाइट कंसल्टेशन को विकसित किया गया है। इसके जरिए अगले 5 साल में 12 अत्याधुनिक भूप्रेक्षण उपग्रह के समूहों को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और इसमें 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश इसके तहत किया गया है। अगला आइए द्रव्य पोर्टल। द्रव्य पोर्टल क्या है, तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय की एक पहल है द्रव्य पोर्टल। इसे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 23 सितंबर 2025 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। तो द्रव्य पोर्टल क्या है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय का एक पोर्टल है द्रव्य पोर्टल, और इसे आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर के अवसर पर इसे शुभारंभ किया गया था। यह आयुर्वेदिक सामग्रियों और उत्पादों का सबसे बड़ा डेटा संग्रह है जो सभी के लिए उपलब्ध है। द्रव्य पोर्टल आप लोग याद रखेंगे किस मंत्रालय से संबंधित है, आयुष मंत्रालय से संबंधित है। भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, हरियाणा में। ठीक है, भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, हरियाणा में किया गया है। इसकी स्थापना केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना के तहत की जा रही है। लिथियम आयन क्या है, तो लिथियम आयन एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और धनात्मक इलेक्ट्रोड के बीच चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान गमन करते हैं। चाइना वैश्विक लिथियम उत्पादन का आधा और लिथियम आयन बैटरी उत्पादन का 70% जो है वह चाइना नियंत्रित करता है। ठीक, आप समझिए टेक्नोलॉजी में चाइना कितना वास्ट है, कितना फास्ट देखने को मिल रहा है। लिथियम आयन बैटरी उत्पादन का 70% जो है नियंत्रण अकेले चाइना के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से रेयर अर्थ मेटल में भी आप देखेंगे कि चाइना का एक अधिकार देखने को मिलता है। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाइना का जुन्नो मिशन, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है JUNA, जुन्नो। जुन्नो का पूरा नाम है जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला। चाइना का जुन्नो मिशन क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। ठीक है, चाइना का जुन्नो, इसे जुन्नो नाम दिया गया है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर कहाँ पर सक्रिय किया गया, तो आप क्या बताएंगे, चाइना में किया गया है। इसे जियांगमिंग भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला का नाम दिया गया है। यह वेधशाला पृथ्वी से 700 मीटर की गहराई में स्थित है। अगर न्यूट्रिनो के बारे में देखा जाए तो यह फोटोन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण होते हैं न्यूट्रिनो। फोटोन के बाद, ठीक है, फोटोन के बाद दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण होता है न्यूट्रिनो। इसका कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और द्रव्यमान या तो बहुत कम होगा या फिर शून्य होगा द्रव्यमान। ठीक है, तो न्यूट्रिनो डिटेक्टर अभी हाल ही में न्यूट्रिनो वेधशाला जियांगमिंग भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ पर स्थापित किया गया है, चाइना में। अगला है अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना। अनुसंधान
रिसर्च, विकास यानी कि डी डेवलपमेंट, एंड नवाचार यानी कि इनोवेशन स्कीम, आरडीआई स्कीम इसे पूरा नाम दिया गया है। रिसर्च डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा अनुसंधान विकास नवाचार योजना आरडीआई स्कीम को लॉन्च किया गया। 1 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल के द्वारा 1 लाख करोड़ की आरडीआई निधि को मंजूरी प्रदान की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र की भागीदारी को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है, तो इसमें नोडल एजेंसी के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसमें नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। तो आरडीआई स्कीम रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम या बेसिकली रिसर्च डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है और मंत्रिमंडल के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की इसमें मंजूरी प्रदान की गई है। तो यह हो गया आपका आरडीआई स्कीम। यहाँ पर फिर से नोटिस दिया गया है तेजस 2 पॉइंट करंट अफेयर प्रोग्राम के बारे में। अभी हमने डिटेल इसकी जानकारी ली थी ऊपर, तो हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीएसएनएल के द्वारा भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क को शुरू किया गया है। इसे C.डॉट, तेजस नेटवर्क्स एवं टीसीएस के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। माही बांसवाड़ा में, ठीक है, माही नदी के किनारे बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। इसकी क्षमता क्या है, 4 न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, 700 मेगावाट इसकी प्रति प्लांट की क्षमता होगी। अगर भारत में हम लोग अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चर्चा करें तो तमिलनाडु में है कुडानकुलम, तमिलनाडु में है कैगा कर्नाटक, मद्रास तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, रावतभाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, ये सारे हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अभी ये 7 राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और यहाँ पे टोटल 24 रिएक्टर काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि यहाँ पे माही नदी पे माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना कहने को लेकर एक राज्य है, लेकिन यहाँ पे 4 रिएक्टर इससे जुड़े होंगे। तो 7 राज्यों में टोटल 24 परमाणु रिएक्टर अभी चल रहे हैं और इसकी जो टोटल स्थापित क्षमता है वह 8.1 गीगावाट इसकी स्थापित क्षमता है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे और इसी के ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना पर भी बल पिछले वित्तीय वर्ष में बजट के दौरान की गई थी। ठीक है, तो यह हो गया परमाणु ऊर्जा से संबंधित। अगला पॉइंट है इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किए गए एस्ट्रोसैट सैटेलाइट, इसने अपने 10 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, एस्ट्रोसैट सैटेलाइट क्या है, तो अंतरिक्ष के अध्ययन को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है एस्ट्रोसैट। हाल ही में अपने प्रक्षेपण के 10 वर्ष इसने पूरे कर लिए हैं। 2015 में इसे प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-30 के जरिए। एस्ट्रोसैट को 2015 में PSLV C-30 के जरिए श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और वर्ष 2025 में इसने अपने प्रक्षेपण के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसका उद्देश्य क्या था, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और ऑप्टिकल तरंगदैर्घ्य में खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना एस्ट्रोसैट का मुख्य उद्देश्य था और अंतरिक्ष के अध्ययन को समर्पित भारत की पहली वेधशाला थी एस्ट्रोसैट। अगला पॉइंट है नोबेल पुरस्कार 2025। चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है तो हम लोग केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन वाले ही पहलू पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है भौतिकी। भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया है नोबेल प्राइज 2025, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस। किस लिए दिया गया, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है इन तीनों को भौतिकी का नोबेल प्राइज 2025। रसायन का नोबेल प्राइज सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दिया गया। इनको किस लिए दिया गया, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क नामक नई आणविक संरचनाओं के विकास के लिए रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो है मैरी ई बंकरा, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची, इन तीनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस लिए, तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज के लिए। तो यह हो गया नोबेल प्राइज 2025। इसके बारे में आपने काफ़ी डिटेल पढ़ा होगा, इसीलिए हम लोग केवल नाम और विषय किस लिए दिया गया इसे हमने डिस्कस कर दिया है। अगला है
केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने एनटीपीसी नेत्रा, कहाँ पर स्थित है एनटीपीसी नेत्रा? नोएडा में। एनटीपीसी नेत्रा में भारत की सबसे बड़ी और पहली मेगावाट घंटे स्तर की वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? एनटीपीसी नेत्रा, नोएडा में। अगला है एस्केपेड मिशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है एस्केपेड मिशन। एस्केपेड मिशन क्या है? तो यह बेसिकली नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है एस्केपेड मिशन। अंतरिक्ष यान ब्लू ओरिजिन के न्यू गेलेन रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया था। इस मिशन को क्यों प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे समझिए, नासा का मिशन है एस्केपेड मिशन। इसे प्रक्षेपण करने का मुख्य उद्देश्य था कि सौर पवन जो है मंगल के चुंबकीय परिवेश के साथ कैसे अंतरक्रिया करते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा एस्केपेड मिशन को लॉन्च किया गया। अगला है सेंटिनल 6B सैटेलाइट। सेंटिनल 6B सैटेलाइट एक प्रकार का महासागर ट्रैकिंग उपग्रह है, ठीक है। तो महासागर ट्रैकिंग उपग्रह है और इसीलिए यह इसमें नासा, ईएसए यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी, प्लस में एनओएए का मतलब हो गया राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, एनओएए नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यह चूंकि महासागर ट्रैकिंग उपग्रह है, तो महासागर से संबंधित जो एजेंसी है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो सेंटिनल 6B सैटेलाइट नासा प्लस में ईएसए का एक संयुक्त मिशन है, जो कि एनओएए राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन, नेशनल ऑर्गेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर प्रक्षेपित किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए। यह इसका मुख्य कार्य क्या है? तो समुद्र के बढ़ते जल स्तर और पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी माप करने से संबंधित सेंटिनल 6B सैटेलाइट संबंधित है। अब आइए नेक्स्ट CAR-19, ठीक है। यह क्या है? तो एक प्रकार का टी सेल थेरेपी है, ठीक है ना। नेक्स्ट CAR-19, इम्यूनो एक्ट कंपनी ने बी सेल रक्त कैंसर के उपचार के लिए नेक्स्ट CAR-19 थेरेपी को विकसित की है। नेक्स्ट CAR-19 क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी है। CAR का मतलब होता है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। और टी सेल है एक प्रकार की WBC है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट CAR-19 भारत की पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी है, जिसे हाल ही में इम्यूनो एक्ट कंपनी ने बी सेल रक्त कैंसर के उपचार के लिए विकसित किया है। अगला ये बिरसा 101, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिरसा 101 सिकल सेल रोगों के उपचार से संबंधित है। हाल ही में भारत ने सिकल सेल रोगों के उपचार के लिए अपनी पहली स्वदेशी क्रिप्स आधारित जीन एडिटिंग थेरेपी को विकसित किया है। क्रिप्स आधारित जीन एडिटिंग थेरेपी को विकसित किया है बिरसा 101, ठीक है, सिकल सेल रोगों के उपचार के लिए। और भारत सरकार के द्वारा 2047 तक सिकल सेल रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। बिरसा 101 क्यों नाम दिया गया? क्योंकि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित करते हुए इसे बिरसा 101 नाम दिया गया है। तो भारत ने सिकल सेल रोगों के उपचार के लिए अपनी पहली स्वदेशी क्रिप्स आधारित जीन एडिटिंग थेरेपी को विकसित किया है, जिसे बिरसा 101 नाम दिया गया है। इसे क्रिप्स जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान IGIB के द्वारा विकसित किया गया है बिरसा 101। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेयर अर्थ मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को स्वीकृति दी है। रेयर अर्थ मैग्नेट, आप जानते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट वर्तमान समय में कितना महत्वपूर्ण है। इसे न्यूक्लियर एनर्जी में प्रयोग किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इसका प्रयोग होता है, डिफेंस सेक्टर में विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए रेयर अर्थ मैग्नेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हाल ही में रेयर अर्थ मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि रेयर अर्थ मैग्नेट की निरंतर और दीर्घकाल तक आपूर्ति को सुनिश्चित करना, ठीक है। 7,280 करोड़ रुपया वित्तीय परिव्यय की मंजूरी प्रदान की गई है। और इसके जरिए भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की एकीकृत रेयर अर्थ मैग्नेट विनिर्माण क्षमता को स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह हो गया रेयर अर्थ मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित सेंट्रल कैबिनेट, केंद्र सरकार की कैबिनेट की स्कीम।
अगला है सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, परंपरागत दवा से संबंधित WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन, ठीक है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। WHO प्लस में भारत सरकार की आयुष मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया 17 से 19 दिसंबर के बीच में नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था? रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसका मुख्य थीम था। न्यू दिल्ली में इसका समिट का आयोजन किया गया और समिट के आयोजन के पश्चात जो घोषणा पत्र की मंजूरी दी गई उसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है हाल ही में DRDO ने स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट इंजन, अब सवाल है कि स्क्रैमजेट इंजन क्या है? तो स्क्रैमजेट इंजन जो होता है एक प्रकार का एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होता है। एयर ब्रीथिंग जेट इंजन, एयर ब्रीथिंग का मतलब होता है हवा से सांस लेने वाला, ठीक है। तो हाल ही में DRDO ने स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और स्क्रैमजेट इंजन जो कि एक प्रकार का एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होता है, इसका परीक्षण करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना है। अभी 3 देशों के पास यह तकनीक है स्क्रैमजेट इंजन की, उनमें USA है, USA के बाद रसिया, उसके बाद चाइना है, ठीक है। और इसमें अब इसी क्लब में इंडिया भी शामिल हो गया है। स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बना है। भारत का पहला निजी भूप्रेक्षण उपग्रह समूह के निर्माण व संचालन के लिए पिक्सेल ने इन स्पेस के साथ समझौता किया है। भारत का पहला निजी भूप्रेक्षण उपग्रह समूह के निर्माण व संचालन के लिए पिक्सेल ने किसके साथ? तो इन स्पेस के साथ समझौता किया है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं, वह है चौथी औद्योगिक क्रांति से संबंधित। WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने विश्व स्तर पर नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की घोषणा की है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, ठीक है। इनमें से एक भारत के आंध्र प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह आंध्र प्रदेश में जो स्थापित किया जाएगा यह तीसरा केंद्र होगा मुंबई और तेलंगाना के बाद, ठीक है। अब सवाल है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 क्या होता है? तो इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपका सेमीकंडक्टर, ये सभी जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में शामिल है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अन्य कौन कौन से 3 चरण है उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। पहले चरण में मशीनीकरण और जल शक्ति व भाप शक्ति शामिल है। दूसरे चरण बड़े पैमाने पर उत्पादन, असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिसिटी आदि शामिल है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 जितने नई तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सेमीकंडक्टर है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बिग डाटा है, ये सारे इसी के अंतर्गत समाहित हैं। तो WEF के द्वारा 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए विभिन्न केंद्रों की घोषणा की गई है, जिनमें से एक केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश में भी स्थापित किया जाएगा। और ऐसा भारत में स्थापित होने वाला यह तीसरा केंद्र है। पूर्व में मुंबई और तेलंगाना में ऐसे केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। अगला पॉइंट है AI समिट, AI इम्पैक्ट समिट। इसे कई बार पूर्व में डिस्कस किया गया है, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण है भारत में, भारत क्या आप देखेंगे कि ग्लोबल साउथ देशों में AI को लेकर सबसे बड़े समिट का आयोजन किया गया था। तो यह भारत में जिसका आयोजन हाल ही में किया गया 2026 में न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया है। ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला AI सम्मेलन है। इसके पूर्व में 2024 का AI सम्मेलन दक्षिण कोरिया में, 2025 का AI सम्मेलन फ्रांस में और 2026 का AI सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। इस अवसर पर भारत ने मानव की अवधारणा पेश की है, MANAV, मानव। M फॉर मोरल एंड इथिकल सिस्टम, A फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, A फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, A फॉर एसेसिबल एंड इंक्लूसिव AI, V फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट, ठीक है। AI समिट का थीम क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय AI समिट का थीम था। इसका शुभारंभ IT मंत्री के द्वारा किया गया और 7 चक्र पर आधारित दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की गई। तो AI समिट से संबंधित दिल्ली घोषणा पत्र है, आप लोग याद रखेंगे, दिल्ली घोषणा पत्र AI से संबंधित है। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था दूसरा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर WHO का समिट हुआ, उससे संबंधित भी है दिल्ली घोषणा पत्र। तो यह था इंडिया AI समिट। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत
हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रखी गई है। क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमरावती को क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2026 ईस्वी तक भारत का पहला 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर इसके तहत स्थापित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत हाल ही में आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से संबंधित आप महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे तो वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 30-31 वित्त वर्ष तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को लॉन्च करने वाला भारत विश्व का 7वां देश बना था। यह भी महत्वपूर्ण है, भारत विश्व का 7वां देश बना था राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को लॉन्च करने वाला। अगला है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित समन्वित परीक्षण केंद्र से सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है मार्स मॉर्टन। मार्स मॉर्टन क्या है? तो चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर लैंडर को उतारने के लिए मार्स मॉर्टन स्थान चिन्हित किया गया है। यानी कि चंद्रयान 4 जो 2027 ईस्वी में प्रक्षेपित किया जाएगा, तो प्रक्षेपण करने के बाद लैंडर को कहीं ना कहीं वहां पर उतारा जाएगा। तो लैंडर को उतारने के लिए एक जगह को चिन्हित किया गया है और उस जगह का नाम दिया गया है मार्स मॉर्टन, जिसे लेबनिट्ज बीटा के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है मार्स मॉर्टन। तो पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा मार्स मॉर्टन क्या है? तो चंद्रयान 4 मिशन जब चंद्रमा पर लैंड करेगा, तो लैंड करने के बाद लैंडर को वहां किसी न किसी स्थान पर वहां पर उतारा जाएगा। तो स्थान को चिन्हित किया गया है और उसे मार्स मॉर्टन नाम दिया गया है, जो कि जिसे लेबनिट्ज बीटा के नाम से जाना जाता है और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में अवस्थित है। अगला है, केंद्रीय बजट 2026-27 में सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए लद्दाख में 2 नए टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से 2 नए टेलीस्कोप है? इन 2 नए टेलीस्कोप का नाम है NLST एवं NLOT। इसके बारे में डिटेल हम लोग अगले पेज में पढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 26-27 में सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए लद्दाख में 2 नए टेलीस्कोप की मंजूरी दी गई है, जिनमें से पहला था NLST। NLST का पूरा नाम है N फॉर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप। यह सौर गतिशीलता, चुंबकत्व और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करेगी। दूसरा है NLOT, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एक्सोप्लैनेट और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो केंद्रीय बजट 26-27 के द्वारा सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए लद्दाख में इन दोनों टेलीस्कोप की स्थापना की गई है, NLST और NLOT। NLST का मतलब नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अगला है, केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। केरल बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला है समुद्रयान मिशन। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, समुद्रयान मिशन। ठीक है, 2026 के अंत तक इसे लॉन्च किए जाने की संभावना है। समुद्रयान का मतलब क्या हो गया? समुद्र के भीतर गहरे महासागर में जाकर उसके बारे में रिसर्च करना, वहाँ से किस प्रकार की मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि रियर अर्थ मेटल भी वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में अध्ययन करने को लेकर 2026 के अंत तक समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया जा सकता है। किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। और समुद्रयान मिशन भारत के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है और डीप ओशन मिशन भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। कुल मिलाकर भारत के डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो समुद्रयान मिशन अब इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत मानवयुक्त पनडुब्बी पोत, जिसका नाम दिया गया है मत्स्य, इसको जल में 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचाया जाएगा ताकि महासागर का अध्ययन कर सके। देखिए, अभी चाइना के पास जो है सबसे बड़ी जल के अंदर जाकर जल के सबसे गहरे क्षेत्र तक जाकर अध्ययन करने की तकनीक अभी चाइना के पास सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। और चाइना जल में 11 किलोमीटर तक अंदर मानव को भेजकर वहां गहराई का अध्ययन कर चुका है। लेकिन भारत समुद्रयान मिशन के तहत
6 किलोमीटर यानी कि 6000 मीटर की गहराई तक मानवयुक्त पनडुब्बी पोत मत्स्य को भेजेगा ताकि महासागर का अध्ययन किया जा सकता है। अभी तक जल के अंदर भेजकर तकनीक का अध्ययन करने की जो तकनीक है वह यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और जापान, इन्हीं 5 देशों के पास उपलब्ध है। भारत ऐसा करने वाला 6ठा देश बनेगा। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। समुद्र के अंदर मानवयुक्त पनडुब्बी पोत मत्स्य को भेजा जाएगा 6 किलोमीटर की गहराई में, 6000 मीटर की गहराई में। चाइना के पास 11 किलोमीटर तक की यह तकनीक उपलब्ध है। तो समुद्रयान मिशन, डीप ओशन मिशन और मत्स्य पोत, 6000 मीटर की गहराई, इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने अटलांटिक महासागर में 4025 और 5002 मीटर की ऐतिहासिक गहराई पर गोता लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और भारत की तरफ से, चूंकि इसमें आप देखेंगे 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है, लेकिन अभी अटलांटिक महासागर में 2 भारतीय ऐसे गोताखोर थे जो कि 4 और 5 मीटर की गहराई तक वे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्राप्त होगी। अगला पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं और वह है WHO टीबी रिपोर्ट 2025, टीबी ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। ठीक है, टीबी जो है जीवाणु से होने वाला एक रोग है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु का नाम है। टीबी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। और भारत में टीबी मरीजों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, यह WHO की रिपोर्ट कहती है। हालांकि पिछले वर्ष में 21% की कमी आई है, इसके बावजूद भारत में सर्वाधिक मरीज हैं। 2024 में संपूर्ण विश्व में लगभग 12.25 लाख लोगों की मृत्यु टीबी से हुई है। टीबी कैसे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जरिए होता है। अब आइए GSAT-7R या CMS-03 सैटेलाइट, अभी तक भारत का सबसे भारी परिचालन प्रक्षेपण यान। ठीक है, GSAT-7R जो है भारत के सबसे भारी परिचालन प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया एक सैटेलाइट है GSAT-7R। यह बेसिकली डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। GSAT-7R या CMS-03 इसका नाम दिया गया है। यह भारत की उन्नत रक्षा उपग्रह संचार श्रृंखला GSAT-7 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत के सबसे भारी परिचालन प्रक्षेपण यान LVM-3 के जरिए इसे प्रक्षेपित किया गया है। इसे GTO में स्थापित किया जाएगा। अब आइए शांति अधिनियम 2025, काफ़ी महत्वपूर्ण है शांति अधिनियम। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शांति, इसका मुख्य उद्देश्य है निजी नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देना, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार करने और निजी कंपनियों को परमाणु बिजली उत्पादन में शामिल करने के उद्देश्य से शांति अधिनियम 2025 हाल ही में संसद के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 को रिप्लेस करके शांति अधिनियम 2025 लाया गया है। और भारत में आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं। 2047 तक हमने ऊपर में अभी बताया था कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और इसीलिए बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन को भी लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के डिज़ाइन और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपया बजटीय आवंटन किया गया। इसके जरिए 2033 ईस्वी तक 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का परिचालन किया जाएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है? ऐसे नाभिकीय रिएक्टर जिसकी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट या इससे कम हो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के नाम से जाने जाते हैं। और 2033 ईस्वी तक हम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का परिचालन करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि हम 2047 ईस्वी तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल कर सके। तो यह हो गया शांति अधिनियम 2025। अगला है ध्रुव 64, यह चर्चा में क्यों रहा है? तो भारत का पूरी तरह से स्वदेशी पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बीट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है ध्रुव 64। ठीक है, CDAC के द्वारा विकसित किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे ध्रुव 64। प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है? सन कैचर, सन को कैच करना, यह गूगल की एक पहल है। प्रोजेक्ट सन कैचर क्या है? गूगल की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष में मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग की संभावनाओं को परीक्षण करने के उद्देश्य से गूगल के द्वारा प्रोजेक्ट सन कैचर को लॉन्च किया गया था।
और फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा तेजस करेंट अफेयर पेड ग्रुप को लॉन्च किया गया है। इसके तहत जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर, यानी पिछले लगभग 1.5 साल का, जनवरी 2025 से लेकर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक के सारे करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण मटेरियल इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें जनवरी 25 से लेकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक हर महीने का प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स, मासिक बिहार करेंट अफेयर यानी कि जनवरी 25 से एग्जामिनेशन तक प्रत्येक महीने की बिहार करेंट अफेयर का नोट्स, 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, भारत बिहार का बजट आर्थिक सर्वेक्षण का नोट्स और न्यूज़पेपर कंटेंट का कंपाइलेशन हैंड रिटन नोट्स, ये सारे इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाते हैं। और अभी जो विजन आईएएस का मैगजीन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन का, ये सभी इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इस बैच को आप लोग कैसे ज्वाइन करें, तो इस बैच को ज्वाइन करने के 2 ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं, 2 नंबर अवेलेबल है। 9870564701 प्रणय कुमार के नाम से यह अकाउंट बना हुआ है गूगल पे या फ़ोन पे। दूसरा है 8375934036, यह प्रशांत कुमार के नाम से गूगल पे और फ़ोन पे अकाउंट बना हुआ है। 399 पेमेंट जुड़ने का चार्ज है, 1 टाइम पेमेंट है। 399 का 2 में से किसी भी नंबर पे गूगल पे या फ़ोन पे आप लोग पेमेंट कर दें 399, और पेमेंट करने के बाद सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग भेज दें और तत्पश्चात पेड ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पे पेड ग्रुप बना हुआ है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको लिंक दे दिया जाएगा और लिंक के माध्यम से आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। सारे मटेरियल अभी तक का पिछले लगभग 1.5 साल का सारे मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएंगे और आगे का मटेरियल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने तक इसी ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह सीरीज है, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें और सारे मटेरियल के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को दुरुस्त करें। और मुझे लगता है कि इतना अगर आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो करेंट अफेयर में शायद ही कोई प्रश्न आपसे छूट पाए। हमारी कोशिश है कि लगभग 90% सवाल करेंट अफेयर के आप लोग सही करके आएँ, इसीलिए सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो न्यूज़ में रहा है उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो नोट्स से संबंधित तो यही दोनों नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला क्या है, तो भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है आईएनएस अर्नाला। इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पे रखा गया है आईएनएस अर्नाला का। आईएनएस निस्तार पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है आईएनएस निस्तार। ट्रैकोमा इसीलिए चर्चा में है क्योंकि भारत को हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है और यह ऐसा होने वाला ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला एशिया का तीसरा देश बना है। इससे पूर्व में नेपाल और म्यांमार को ट्रैकोमा मुक्त भारत डब्ल्यूएचओ के द्वारा घोषित किया जा चुका है। ट्रैकोमा कैसे होता है, तो नेत्र से संबंधित एक रोग है ट्रैकोमा। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु के माध्यम से ट्रैकोमा रोग होता है और हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। SSI मंत्रा यह न्यूज में चर्चा में क्यों रहा है, तो भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है SSI मंत्रा। अंतरिक्ष में विश्व की पहली हृदय टेली सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई है SSI मंत्रा के माध्यम से। भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है SSI मंत्रा। प्रोजेक्ट वाटर बर्थ, वाटर का मतलब जल के अंदर से बेसिकली समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली विश्व की सबसे लंबी केबल परियोजना है प्रोजेक्ट वाटर बर्थ, यानी कि समुद्र के अंदर से विभिन्न देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को केबल को बिछाकर इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए प्रोजेक्ट वाटर बर्थ को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह बेसिकली मेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो मेटा प्लेटफॉर्म ने अपने वाटरवर्थ नामक अंडर सी केबल प्रोजेक्ट के लिए भारत से मुंबई और विशाखापत्तनम को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है। यह 5 प्रमुख महाद्वीपों को जोड़ेगा और इसके जरिए विश्व के विभिन्न महाद्वीपों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। समुद्र के नीचे केबल बिछाया गया है और उसके जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ जो कि मेटा का एक महत्वपूर्ण स्कीम है। हाल ही में यूएस कांग्रेस ने
स्टेबल कॉइन्स को विनियमित करने के उद्देश्य से जीनियस एक्ट पारित किया है। ठीक है, स्टेबल कॉइन्स को विनियमित करने के उद्देश्य से जीनियस एक्ट को पारित किया है। जीनियस एक्ट, स्टेबल कॉइन्स क्या है, तो एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। आपसे पूछा जा सकता है जीनियस एक्ट चर्चा में रहा, किस देश ने इसे पारित किया है, तो जीनियस एक्ट यूएस ने पारित किया है। यूएस की संसद को यूएस कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और वहां पर एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने के उद्देश्य से यूएस कांग्रेस ने, यूएस की पार्लियामेंट ने जीनियस एक्ट को पारित किया है। अगला ये भारत जेन क्या है, तो एक प्रकार का एआई प्लेटफॉर्म है भारत जेन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत जेन शिखर सम्मेलन ने भारत जेन को लॉन्च किया है। यह क्या है, तो भारतीय भाषाओं के लिए भारत का अपनी तरह का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार का टारगेट है कि 2026 ईस्वी तक जितने 22 अधिसूचित भारतीय भाषा है उसको भारत जेन में शामिल कर लिया जाए। जो 22 अधिसूचित भारतीय भाषा है कहाँ पर शामिल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, अब आइए डिजिटल ट्विन पहल। पहले सवाल है कि डिजिटल ट्विन क्या है। डिजिटल ट्विन का मतलब होता है किसी भी भौतिक वस्तु का एक सटीक वर्चुअल मॉडल डिजिटल ट्विन पहल के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में बीओ चिदम्बरनार पतन प्राधिकरण जो कि तमिलनाडु में स्थित है, डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईटी मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है। परम शक्ति एक स्वदेशी विकसित है और इसकी क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, लेकिन हाल ही में आईआईटी मद्रास में आईटी मंत्रालय के द्वारा परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में 2 वर्ड काफ़ी चर्चा में रहा। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा इन दोनों वर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो जीपीएस स्पूफिंग और घोस्ट पेयरिंग ये दोनों साइबर हमले से संबंधित है। आप लोग वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। जीपीएस स्पूफिंग और घोस्ट पेयरिंग यह साइबर हमले से संबंधित है और काफ़ी न्यूज में रहा है, तो न्यूज में रहने के कारण यह पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी टीकाकरण अभियान का आरंभ किया है और बिहार में पहले से यह चल रहा है टीकाकरण अभियान। भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने अग्राइट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्राइट इंजन क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा एकल 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है अग्राइट इंजन और हाल ही में निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को हाल ही में शामिल किया है। आईएनएस अरिदमन यह भारत की तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी है। अन्य 2 परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन कौन से हैं, आईएनएस अरिहंत और दूसरा है आईएनएस अरिघात और तीसरा बना आईएनएस अरिदमन। अगला एक और जो काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज में रहा है वह है क्यूडेंगा वैक्सीन। हाल ही में क्यूडेंगा वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिली है। क्यूडेंगा वैक्सीन या डेंगू से संबंधित है और डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो कि एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है, तो यह हो गया क्यूडेंगा वैक्सीन जिसे हाल ही में डीसीजीआई के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है और जो डेंगू से संबंधित है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है और एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है। तो यह हो गया है विजन आईएएस का जून 2025 से लेकर अभी तक विजन आईएएस मैगजीन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोट्स से संबंधित महत्वपूर्ण सेक्शन। इसके अलावा हर महीने की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का शॉर्ट नोट जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जाता है और उस पीडी मैगजीन के अंतर्गत भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन रहता है। तो कुछ ऐसे सेक्शन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं पूर्व में ही डिस्कस कर चुका हूँ वो इसमें समाहित नहीं किया गया है। तो आप लोग दोनों वीडियोज़ को प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को भी और आज जो हमने विजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोट्स देखा, इन दोनों को अच्छे तरीके से आप लोग देखिए। वीडियो को पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के जरिए रिवाइज करिए, प्रिंट आउट निकालकर उसको 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से देख लीजिए ताकि वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। करेंट अफेयर से संबंधित इतने यहाँ पर कंटेंट डिस्कस किए जा रहे हैं, इतने कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि अगर आप लोग गंभीरतापूर्वक इन सारे कंटेंट को पढ़ लेते हैं तो कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।